चलिए जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग में हमने बात की थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 16 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब 16 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, जितना टाइम बचा उस टाइम को पूरा कंज्यूम करते हुए धमाधम 10 तारीख तक सूपड़ा एकदम साफ कर देंगे। 10 के बाद आपकी जिम्मेदारी है कैसे आप उसको रनिंग में लेके चलते हो। ठीक है, हाइड्रोसिफिलस मेन चीज़ एक जिसको वीडियो अभी तक नहीं मिल रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके, ठीक है, क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम 2023, वहाँ से आपके सारे जो थर्ड ईयर के वीडियो वहाँ पे पड़े हैं, सेकेंड ईयर की एज इट इज़ वहाँ पे भी पड़े हैं। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए ताकि सबका सब इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहे। नेक्स्ट देखिए, डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोसिफेलस। जी बात करते हैं जनाब, हाइड्रोसिफेलस क्या होता है। कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, हाइड्रोसिफेलस मतलब सर में पानी भर गया। क्या भर गया? सर में पानी भर गया। फ्लूइड कलेक्शन इन द ब्रेन इज नोन एज हाइड्रोसिफेलस। अगर ये भी लिखोगे तो भी आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। हिंदी में लिख लो, सर में पानी भर जाना। अगर आपको परिभाषा याद नहीं रहे, सिर्फ आप इतना ही लिखोगे कि भाई फ्लूइड कलेक्शन और वाटर कलेक्शन, फ्लूइड कलेक्शन विद इन द ब्रेन इज नोन एज हाइड्रोसिफेलस, तो भी सही है। अब अपनी थोड़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखिए। हाइड्रोसिफेलस इज ए कंडीशन इन विच एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन एज एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन रिजल्ट इन इंक्रीज ICP। मतलब हाइड्रोसिफेलस एक ऐसी कंडीशन है मुन्ना इन विच एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, CSF का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप एक काम करो, पेन को मैंने आपको साथ साथ बोला, साथ साथ नोट्स लिखते रहना, तो आपके पास कॉपी होगी तो आप ऐसा करो, उस कॉपी पे लिखो कि CSF प्रोड्यूस बाई, उसके आगे लिखना कोरोइड प्लेक्सेस, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। CSF प्रोड्यूस बाई, उसके आगे लिखना कोरोइड प्लेक्सेस ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल। ठीक है, ब्रेन के कोरोइड प्लेक्सेस से CSF बनता है। नेक्स्ट लाइन लिखो आप, CSF सर्कुलेट इन, मतलब CSF ब्रेन में कोरोइड प्लेक्सेस से बनने के बाद कहाँ सर्कुलेट होता है, तो उसमें आप लिखो सब एरोकोनॉइड स्पेस। ठीक है भाई, तो अब देखो लिख लिया आपने दोनों बातों। वापस फर्स्ट आपने लिखी CSF प्रोड्यूस बाई, आपने लिखा कोरोइड प्लेक्सेस। सेकंड आपने लिखा CSF सर्कुलेट इन, आपने लिख दिया होगा सब एरोकोनॉइड स्पेस। चलो नेक्स्ट देखो, तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोसिफेलस इज ए कंडीशन इन विच एक्सेसिव CSF प्रोडक्शन, जिसके अंदर क्या होता है, CSF का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। एंड एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन, और कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ब्रेन के अंदर CSF, जो मैंने कहा ना पानी या फ्लूइड, उसे कहते हैं CSF। तो CSF ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होना, तो ब्रेन में CSF इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ब्रेन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर यानी ICP बढ़ जाती है। अब क्या होता है ना, कोई कोई बच्चे अभी तक जिन्होंने कॉपी किताब खोली नहीं, उनको ये समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो आप सिंपल सा लिख सकते हो वाटर या फ्लूइड और CSF कलेक्शन विद इन द ब्रेन। ठीक है, वरना आप ये लिखना कि साहब क्या होता है कि हाइड्रोसिफिलस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर CSF का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ ब्रेन के अंदर CSF का प्रोडक्शन है जो बढ़ा हुआ एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ICP बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि CSF क्यों बढ़ता है, CSF क्यों बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है CSF का। ठीक है, चलो बात करते हैं ईटियोलॉजी के कारण की। हाइड्रोसिफिलस में बी कोज्ड बाई ऑब्जर्वेशन इन द फ्लो ऑफ CSF, ये हाँ ओके, CSF इज डिसरप्टेड और व्हेन बॉडी डजंट एब्जॉर्ब CSF प्रॉपरली। दो कंडीशन हो सकती है, कहता है ये कि या तो क्या होगा कि हाइड्रोसिफिलस है जो मान लो अपना CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो मैंने आपको बताया कोरोइड प्लेक्सेस से बनता है, तो बन तो जाता है पर उसका जो फ्लो होगा वो क्या होगा, डिसरप्टेड होगा, मतलब जिस जगह पे उसका फ्लो चलना चाहिए उस जगह पे वो नहीं चल पाएगा। और दूसरा होता है कि जितना उस CSF बना है वो एब्जॉर्ब होगा। भाई कोई भी चीज़ बनती है वो एब्जॉर्ब होती है, जैसे आप पानी पीते हो तो पानी भी एब्जॉर्ब होता है किडनी के द्वारा। ठीक है, और उसका फिर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि मान लो यूरिन है, वो मान लो CSF है। ठीक है, तो और कोरोइड प्लेक्सेस से मान लो CSF बना। ठीक है, अब वो तो एब्जॉर्ब होगा, और अभी मैंने आपको बोला कि कहाँ पे चलता है, ये कोरोइड सब एरोकोनॉइड स्पेस में चलता है। और ये एब्जॉर्ब किसके द्वारा होता है, अपने एक जुगुलर वेन होती है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब होता है। तो अगर एब्जॉर्प्शन किसी चीज़ का नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो ईटियोलॉजी हमने ये समझी कि हाइड्रोसिफेलस में बी कोज्ड बाय ऑब्जर्वेशन इन द फ्लो ऑफ CSF डिस्टर्बेड, मतलब जो फ्लो होता है सही ढंग से CSF का चलने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और व्हेन बॉडी डजंट एब्जॉर्ब CSF प्रॉपरली, और जब बॉडी है वो CSF को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप नॉर्मल किताबों या सॉल्व पेपर में पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, डायग्राम, उसको ध्यान से देख लेना।
डायग्राम समझ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, पूरी डिजीज समझ में आ जाएगी एक झटके में। चलो डायग्राम बनाता हूँ मैं। देखो सबसे पहले ये मैं आपका दो भाग बना देता हूँ। ये मान लो ब्रेन है अपना, कौन सा, ये क्या अपना ब्रेन है। ध्यान देना, ये ब्रेन का कौन सा हेमिस्फेयर हो गया, लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया। ये पूरा सेरिब्रम है और इसका ये हो गया राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, ये ब्रेन है, ब्रेन का ये वाला पोर्शन क्या हो गया, एक सेकेंड, आपका ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया आपका लेफ्ट सेरिब्रम, ये हो गया आपका राइट सेरिब्रम, ये पूरा क्या है सेरिब्रम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये आपकी जो जगह है, इस जगह पे कुछ बंच ऑफ कैपिलरी होती है, यानी कुछ मान लो खून की नलकियों का गुच्छा है। क्या है, बंच ऑफ कैपिलरी, नलकियों का, खून की नलकियों का गुच्छा है। सीएसएफ बन किस तरह, वो देखना आप, समझ ली प्रोसेस यहाँ से समझ में आएगी। ये आपका गुच्छा है किसका साहब, ये ब्लड की कैपिलरीज है बहुत सारी। ठीक है, फिर ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। इसे क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। इस थर्ड के नीचे वापस एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी, इसे बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल। इस फोर्थ वेंट्रिकल के ये जो नीचे है, यहाँ पे समझ लीजिए, ये लो, यहाँ पे कुछ दो बिंदियाँ जैसी होती है, इन्हें कहते हैं फोरामिना ऑफ मैगेंडी। फोरामिना ऑफ मैगेंडी, यानी यहाँ जो ये डंडे दिख रही है आपको, यहाँ से सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है। पूरा चित्र वापस बनाता हूँ, देखना समझ में आएगा कि ये आपका क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ये मैंने अभी आपको बता दिया राइट हेमिस्फेयर है आपका, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये पूरा सेरिब्रम है, ब्रेन का भाग समझते हो, सेरिब्रम है। ऐसा कैसा आप भी डायग्राम बनाना, आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, ये क्या मैंने बताया अभी आपको कि बंच ऑफ कैपिलरी, यानी खून की नलकियों का गुच्छा है। अब खून की नलकियों के गुच्छे में से क्या निकलेगा, खून निकलेगा। अब क्या होता है, बहुत ही छोटी छोटी नलकियाँ होती हैं, तो खून छन छन के जाता है। सीएसएफ बनता किसी, इसी खून से बनता है सीएसएफ। देखना, अगर छन छन के जाएगा तो फर्स्ट आपकी ये स्ट्रक्चर आएगी ऐसी, फिर आपकी स्ट्रक्चर आएगी ऐसी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये जो स्ट्रक्चर अभी सही बनी है एकदम, ऐसी स्ट्रक्चर होती है अपने ब्रेन के अंदर। इसे बोलते हैं आपका थर्ड वेंट्रिकल, इसे आपका बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, और ये हो गया आपका क्या, राइट और लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, इसको छोड़ो। तो थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल आपको समझ में आए। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ना ये बन नहीं रहा, अच्छा ये तो गोले बन रहे हैं ऐसे छोटे छोटे, इसे कहते हैं फोरामिना ऑफ मैगेंडी या फोरामिना ऑफ लचका, दोनों नाम होते हैं इसके। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोरामिना, FORAMA, फोरामिना ऑफ मैगेंडी, फोरामिना ऑफ लचका। यहाँ से आपका क्या हुआ, खून छन छन के यहाँ पे गया, फिर यहाँ से आपका यहाँ पे गया, यहाँ से आपका यहाँ पे गया ना, और यह जो होता है ना, ये इसका डबल स्पेस ये है, इसमें इसे कहते हैं सब एरोगोनॉइड स्पेस मान लो। यहाँ पे आपका सीएसएफ घूमता है, ये लो मैंने अभी आपको कहा लिखो सीएसएफ सर्कुलेटिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, सीएसएफ आपका घूमता है। डायग्राम समझ में आया, ये पूरे में घूमता है। अब देखना, मैं अभी आपको बोलूँ कि थर्ड वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, तो अब मुझे बताओ, थर्ड वेंट्रिकल बोले तो ये इसमें प्रॉब्लम है, तो यहाँ से क्या आगे बढ़ पाएगा सीएसएफ, नहीं बढ़ेगा। अगर मैं कहूँ आपको इस जगह को, मैंने कहा कोरोइड प्लेक्सस, अगर यहाँ पे गड़बड़ी है तो क्या सीएसएफ बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर मैंने आपको कहा कि फोरामिना ऑफ लचका में प्रॉब्लम है, तो क्या यहाँ पे सीएसएफ सर्कुलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब वापस क्या होता है कि यहाँ से है ना, वापस इस स्ट्रक्चर से, ये जो आपकी बाहर खुल रही है अभी यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ से निकलती है अपनी एक जुगुलार वेन। कौन सी वेन, नाम सुन लेना, जुगुलार वेन, यहाँ से निकलती है। और जो ज़्यादा मात्रा के अंदर सीएसएफ बनता है उसको क्या करती है, उठा करके ले जाती है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में जो सीएसएफ बना उसको ले जाती है, और ले जाके कहाँ पे डालती है आपको पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, ले जा करके एक्स्ट्रा सीएसएफ को राइट एट्रियम में डाल देती है। कहाँ पे, हार्ट के राइट एट्रियम में डाल देती है। और राइट एट्रियम में क्या, वापस ब्लड है, मतलब ब्लड से ही सीएसएफ बना और वापस किस में मिल गया, ब्लड में। इसलिए कहते हैं माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। समझ में आई आपको मेरी बात पूरी।
अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना, आपको कोई भी ना तो साइंस सिम्टम में, ना आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, या फिर ना ईटियोलॉजी में कोई दिक्कत आएगी। बात समझ लिया आपने? वापस देखो एकदम से मैं आपका जैसे समझ में आ गई आपको पूरी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ईटियोलॉजी कि क्या क्या ईटियोलॉजी है। हाइड्रोसिपेलस में बी कॉज्ड बाई फ्लो ऑफ CSF इज डिसरप्टेड व्हेन द बॉडी डजंट एब्जॉर्ब CSF। अभी मैंने बताया या तो CSF न तो एब्जॉर्ब करेगी या फिर क्या होगा, उसका रूट है वो चेंज हो जाएगा। रूट मैंने आपको बता दिया, कहाँ थर्ड वेंट्रिकल है, कहाँ फोर्थ वेंट्रिकल है, कहाँ फोरामिना ऑफ लच का है, सब बता दिया। अब देखो जरा, ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं राजाओं? दो टाइप के। फर्स्ट वन होगा ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी। और सेकंड वन होगा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब कहीं पे भी रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, वो डायग्राम नहीं बनाया तो वीडियो पीछे लेकर के डायग्राम जरूर बना लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको नहीं समझ में आएगा, और अगर आज समझ में आ गया तो फिर वापस भूल जाओगे आप। ठीक है, अब देखो ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसिपेलस रिजल्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द वेंट्रिकल सिस्टम। आया नाम आया वेंट्रिकल। आप भी सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा था पहले, वेंट्रिकल नाम आ गया, मतलब क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसिपेलस रिजल्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द वेंट्रिकल, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी वेंट्रिकल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, या तो आ गया थर्ड वेंट्रिकल में या आ गया फोर्थ वेंट्रिकल में, किसी न किसी वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, दैट प्रिवेंट CSF फ्रॉम फ्लोइंग और कम्युनिकेटिंग विद इन द ब्रेन। और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो अपना CSF है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया आगे जाने के लिए। आगे कहाँ पे जाएगा बेटा, मैंने अभी आपको बताया सब अरेक्नोइड स्पेस में घूमेगा और जुगुलार वेन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। तो अब मुझे बताओ वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आ गई तो वहीं पे वो इकट्ठा हो जाएगा, क्या जुगुलार वेन के पास जा पाएगा? तो आंसर होगा नहीं जा पाएगा। क्या क्या राइट आर्टरियम के अंदर वो जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि साहब वो तो अभी वेंट्रिकल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वेंट्रिकल में रुका हुआ पड़ा है। तो अब मुझे बताओ वेंट्रिकल में उसकी मात्रा बढ़ेगी? हाँ सा बढ़ेगी। वेंट्रिकल कहाँ? ब्रेन में ही है। हाँ सा ब्रेन में ही है। इसका मतलब ब्रेन में वाटर, मतलब जो CSF है, CSF एक्चुअली है तो ब्लड, और ब्लड किसका फॉर्म है? ब्लड में 90% पानी होता है। अरे भाई ब्लड में 55% वो और 45% वो होता है, और उस 45% वो मतलब प्लाज्मा, और उसमें वो होता है 90% मतलब वाटर। तो एक्चुअली ब्लड किससे बना है? वाटर से ही तो बना है। समझ में आपको बात को? तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब हमने क्या सीखा साहब? ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब हमने सीखा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ जाएगा। ब्लॉकेज कहाँ पे आएगा? हमने सीखा वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, और वेंट्रिकल कहाँ होते हैं मैंने बता दिया। अब कोजेज आर, अब इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं देखो। कंजेनाइटल कोज, या तो कंजेनाइटल कोज हो क्या, यह होगा एक्विडक्ट स्टेनोसिस। अच्छा, अब मुझे पूछो एक्विडक्ट कहाँ होती है? एक्विडक्ट कहाँ होती है देखना जरा। देखना, ये आपका वापस वही लवली, ये हट नहीं ब्रेन है। ठीक है, ये आपका वो हो गया। उसके बाद आपकी जो स्ट्रक्चर थी, एक मिनट यार, ये उसके बाद कैसे बने, ये फिर ऐसी ऐसी थी। अब ये जो आपको दिख रही है ना, ये डंडी, इस डंडी को बोलते हैं एक्विडक्ट। ये होती मतलब ये थर्ड और फोर्थ के बीच की है, मतलब ठीक है, इसे बोलते हैं एक्विडक्ट। इस एक्विडक्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब इस डंडी की जगह पे क्या हो जाएगा, नेरोनेस, मतलब सिकुड़ जाएगी डंडी। समझ में आ गया? तो क्या सीखा आपने कि कंजेनाइटल कोज हो सकता है, या एक्विडक्ट स्टेनोसिस हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो एंडोस्को, आप फिर हाँ, और आपको क्या हो सकता है कि मान लो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका? एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, मतलब होता है कि एंडोस्कोपिक मतलब कैमरे के थ्रू आपको देखना है थर्ड वेंट्रिकल, जो आपका थर्ड वेंट्रिकल है उसको क्या करना है, स्टोमी मतलब रिमूवल करना है। थर्ड वेंट्रिकल को वहाँ से क्या करना है, रिमूवल करना है। ठीक है, या फिर अगर उसका, ये देखो आप आगे नेक्स्ट, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिपेलस। वो तो था ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब किसी न किसी वजह से रुकावट आ गई। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा देखना, इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोसिपेलर रिजल्ट फ्रॉम ए प्रॉब्लम विद द प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन में और एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ब्लॉकेज वगैरह कहीं पे नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, पर प्रोडक्शन में और एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही है। द मोस्ट कॉमन कोज इज कोज्ड बाय ब्लीडिंग इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस। जो मैंने अभी आपको बताया सब एरेक्नोइड स्पेस जो जगह बताई थी, उसमें क्या हो जाता है ब्लीडिंग, और उसमें ब्लीडिंग हो जाएगा किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, CSF का लेवल बढ़ सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि CSF कहाँ पे घूमता है, उसी सब एरेक्नोइड स्पेस में घूमता है, तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अदर कोज
और भी कोई कारण है जिसकी वजह से देखना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ट्रॉमा इन्फेक्शन। अब मुझे बताओ, जब इन्फेक्शन होगा, जब ट्रॉमा होगा, तो ट्रॉमा होगा तो ऑटोमेटिक है कि भाई हाँ इन्फेक्शन होगा, और जब इन्फेक्शन होगा तो मुझे बताओ फ्लूइड कलेक्शन होगा या नहीं होगा। फ्लूइड कलेक्शन होगा मतलब फ्लूइड मतलब पानी, और वो ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पे भी क्या कर सकता है, हाइड्रोसिफेलस कर सकता है। हाइड्रो मतलब पानी और सिफेलस मतलब ब्रेन। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो। फर्स्ट साहब एनलार्जमेंट ऑफ हेड, जब ब्रेन के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो ब्रेन की जो है साइज बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे साहब हमें तो नहीं देखा कभी, अरे बच्चों में होता है, बच्चों का जब क्या होता है छोटे छोटे कमज़ोर फ्रंट एंड होते हैं ना, वहाँ पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, बताओ, चलो आपसे एक क्वेश्चन है, एक जो डिहाइड्रेशन का बच्चा है, छोटा इन्फेंट है, तो उसमें आपको क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो? उसके जो फ्रंट एंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड, मतलब उसके अगर आप ब्रेन पे टच करोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि अंगुलियाँ ब्रेन के अंदर जा रही है। ठीक है, बल्जिंग फ्रंट एंड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में पानी हो गया तो क्या हो जाएगा, बल्जिंग, बल्जिंग मतलब उभार आ जाएगा, मतलब ब्रेन के जो फ्रंट नल्ला है। अब आप फ्रंट नल्ला मतलब कैसे समझोगे, अब ये समझ दो, अगर आप उसके बच्चे के, छोटे बच्चे के ऊपर सिर पे हाथ लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे गद्दा बिछा रखा है। ठीक है, गीला 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 लगेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है सेपरेटेड सूचर्स, सूचर है वो सेपरेट हो जाएंगे। वॉमिटिंग, ठीक है, ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वॉमिटिंग। हेडेक, हेडेक क्यों होगा, क्योंकि भाई ब्रेन के न्यूरॉन है, वैसे ही वो गूद गूद के भरे हुए रहते हैं न्यूरॉन, उसमें अगर पानी और इतना आ गया तो हेडेक। और जब हेडेक होगा और उसमें जब पानी वगैरह आ गया तो बताओ क्या फंक्शन अपने अल्टर्ड नहीं होंगे, बिल्कुल फंक्शन अल्टर्ड होंगे, तो अपने मेंटल फंक्शन अल्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर सब एरिया होता है, जैसे अच्छा वॉमिटिंग का भी कारण मैं आपको बता समझना। ब्रेन के अंदर अपने क्या होते हैं, एरियाज़ होते हैं, जैसे विजुअल एरिया है, अपना ऑल्फैक्टरी एरिया है, ठीक है, अपना प्राइमरी मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया है, ब्रोकास एरिया है, ये सब एरियाज़ होते हैं। इन सब का अलग अलग होता है काम। जैसे अपना ऑसिपिटल लोब है, मतलब पीछे वाला जो आपका छोटा दिमाग है, वहाँ पे क्या होता है कि देखने का काम होता है। ठीक है, मेनली वहाँ पे आई सेंटर्ड होता है। आपका हाइपोथैलेमस होता है जो भूख प्यास को कंट्रोल करता है, तो ब्रेन में पानी भर के मतलब हाइपोथैलेमस में कहीं 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 इफेक्ट होगा। आपका वोमिटिंग सेंटर होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिगेटा, रेस्पिरेटरी, ठीक है, असेसरी रेस्पिरेटरी होता है पोन्स, बाकी होता है मेडुला ऑब्लिगेटा। एक्सेसिव स्लीपीनेस होगा, ठीक है, और डिलेड मूवमेंट, मतलब माता में प्रॉब्लम आने के बाद में क्या होगा, सब काम धीरे धीरे होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे आपके आएंगे साइन सिम्टम। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इंक्रीज्ड इंट्रावास्कुलर प्रेशर, ब्रेन के अंदर जो वेसल्स हैं उनमें प्रेशर की मतलब प्रेशर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज़्यादा कब होगा, या तो ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा या फिर वाटर का, तो मेनली ब्लड ही होता है वहाँ पे, तो ब्लड का मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। एपिंडाइमल लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स डिस्टर्बेड, और जो वेंट्रिकल्स मैंने अभी आपको बताया, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल, उनकी जो लाइनिंग होती है, मतलब जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। कोरोइड प्लेक्सस इज यूजुअली एट्रोफाइड टू सम डिग्री। अब इसमें क्या होगा, जो आपने कोरोइड प्लेक्सस, जहाँ से मैंने आपको बताया कि कोरोइड प्लेक्सस जहाँ से सी से बनता है, मैंने अभी ब्लड ऑफ कैपिलरी बताई वहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिग्री एट्रोफाइड मतलब छोटा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, एडिमा अकर विथ पेन, आपके ब्रेन के अंदर क्या हो जाएगा, एडिमा और पेन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट दूसरी भी अगर साथ में लिखनी चाहो कि ये याद नहीं रहे, अगर अच्छी बात हो याद रहे वैसी, तो सेम टू सेम है, कभी किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे मान लो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरिया कहाँ पे चला जाएगा, ब्रेन में, ब्रेन में अपने BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा, और वहाँ उस क्रॉस करने की वजह से वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, भाई ब्रेन में पहुँच जाएगा। फिर ब्रेन में वहाँ पे क्या कर सकता है, इन्फेक्शन करेगा, तो वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन कर देगा, और फ्लूइड का कलेक्शन करने की वजह से आपका ये हो जाएगा। अगर आपको ये भी याद नहीं रहे कि नहीं साहब हमें और छोटी बताऊँ, तो इतनी देर से हम जो बोल रहे हैं वो लिख देना कि भाई किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, मान लो साहब नैरोनेस हो गया, कौन सा, आपका जो CSF का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो CSF का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, मेनली अपना जुगुलार वेन करती है। मान लो जुगुलार वेन में प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ पे CSF ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, दैट इज कंडीशन नोन एज हाइड्रोसिफेलस। आई थिंक थर्ड वाली लिखनी चाहो थर्ड वाली लिख देना, वो भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अरे समझ में आएगी नहीं, मैं बताऊँ वापस आपको,
देख लो ज़रा, आराम से देख लेना। ये आपका वो हो गया ब्रेन, ये आपका कौन सा हो गया भाई, फॉरवर्ड प्लेक्सस हो गया, ये आपका इंटरनल कैप्सूल हो गया, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल हो गया, ये आपका फोरामिन ऑफ ब्लचका और फोरामिन ऑफ मेगंटी हो गया, ये आपका सेकंड वाला इसके जो कवरिंग है वो हो गई, इसे बोलते हैं सब एरोक्नोइड स्पेस। यहाँ पे CSF चलता है, बहता है, ठीक है। अब देखना, मान लो मैं कहूँ यहाँ से वापस जो एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहते हैं, जुगुलर वेन। अभी मैंने आपको बताया इसे क्या बोलते हैं, जुगुलर वेन। और ये जुगुलर वेन क्या होगी, मान लो स्टेनोसिस हो गई या फिर जुगुलर वेन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, मुझे ये बताऊँ तो जुगुलर वेन इससे कहाँ पे लेके जाती है, आपको पता है, इसे लेके 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 इसे जाती है, ये आपका इस हार्ट के पास में और हार्ट के राइट एट्रियम में लेकर के जाती है जुगुलर वेन। अब मुझे बताऊँ, इस जुगुलर वेन ये छोटी हो गई, मान लो इसमें स्टेनोसिस हो गया, छोटा हो गया, तो ये जो CSF यहाँ से बना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ तक आया, तो क्या इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, नहीं करेगी। नहीं करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे बढ़ेगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी। किसकी, CSF की। किसकी वजह से, साली सी एक लड़की की वजह से, छोटी सी लड़की थी, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया यहाँ पे। तो पैथोफिजियोलॉजी में आप ये लिख सकते हो कि साहब ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यहाँ पे पूरा पानी सो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आप लो समझ लो भाई, ये आपकी हाइड्रोसिपेलस की कंडीशन हो गई। आप पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो कि साहब ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर, अपनी ये जुगुलर वेन है, ये स्टेनोसिस हो गई। जुगुलर वेन मतलब कंजेनिटल कोज हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है स्टेनोसिस का, तो इसका स्टेनोसिस मतलब संकड़ी। जुगुलर वेन आपकी स्टेनोसिस हो गई, इसके स्टेनोसिस होने की वजह से क्या हुआ कि CSF बना तो पूरा था पर यहाँ से आगे एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो इन जगह पे क्या हो गया, CSF की मात्रा बढ़ गई। इस कंडीशन को हमने कह दिया हाइड्रोसिपेलस। बात समझ में आई क्या, समझ में आ ही जानी चाहिए अब तो। अब नेक्स्ट देखो, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, CT स्कैन, MRI, CSF एग्जामिनेशन, USG। बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक इससे ईजी ना तो आपको कहीं मिल सकता है, ना ईजी और आपको कोई समझाने कोई समझा सकता है, मैं नहीं कहता, ठीक है, पर हाँ इससे ईजी आपको नोट्स कहीं पे नहीं मिल सकते। और जो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे अगर आपको ऐसा कोई बता दे, आई थिंक वैसा भी कोई नहीं मिलेगा आपको, तो आराम से साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक 20-22 दिन पड़े आपके पास में, नो टेंशन, 10 दिन में रिवीजन हो जाएगा। मेन डिजीज पोर्शन की हम बातें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हाँ आपको अगर हमारी क्लासेस अच्छी लगती है तो अपने ग्रुप सर्कल के साथ में ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और टेलीग्राम चलो भाई से ज्वाइन करें। अब ये मत कहना सब्सक्राइब कर नहीं बोलते हो, होशियार आदमी कर लोगे वो तो आप, पता है मुझे। नेक्स्ट देखो, मैनेजमेंट, मेडिकली नॉट पॉसिबल ट्रीटमेंट। इसका जो मैनेजमेंट होता है ना वो पॉसिबल नहीं होता। अच्छा क्यों इसका मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साहब मैनेजमेंट करोगे किसका, जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने अभी आपको बोला जुगुलर वेन स्टेनोसिस, तो अब जुगुलर वेन तो दवाई देने से तो कोई लड़की चौड़ी होने वाली है नहीं, पॉसिबल ही नहीं बात। पर हाँ हम इसका सिम्टम को कम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा पूरे ब्रेन के अंदर पानी भरा हुआ है, तो साला फ्रूसेमाइड वगैरह हमें पता है थोड़ी बहुत, तो फ्रूसेमाइड मतलब जो होगा वाटर का जो है उस लेवल को यूरिन के थ्रू वाटर को किसमें यूरिन में बदल देगी, वहाँ से ब्रेन में धीरे धीरे पानी का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। और सर्जरी करके उस लड़की को हम चौड़ी कर देंगे, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है सर्जरी कर देंगे, ठीक है। एनालिसिस, हाँ अगर ज़्यादा उसको सिर दर्द हो रहा है, ICP बढ़ी है, तो ICP में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन इंक्रीज ICP मैनिटोल, और मैनिटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो वही तो मैंने कहा डायूरेटिक्स देंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस, अगर दर्द वगैरह है तो एनालिसिस देंगे। नेक्स्ट देखो सर्जिकल देखो, सर्जिकल ट्रीटमेंट में बी यूज्ड टू ट्रीट हाइड्रोसिपेलस। अब ये मत सोचना टाइम लग रहा है, हाँ टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि जब आप शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हो तो टाइम तो लगेगा। तो मैं भी चाहूँ तो आपको जल्दी इटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी बता के डायग्नोस्टिक बता के खत्म कर दो, 10 मिनट का वीडियो बनेगा, उसमें फिर आपको मतलब नहीं है, समझ भी नहीं आ पाएगा थर्ड वेंट्रिकल कहाँ होता है, फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ होता है, CSF बनता कहाँ से, निकलता कहाँ से, एब्जॉर्प्शन मतलब कहाँ पर होगा, ठीक है। अब आई थिंक आपको अगर एग्जाम में लिखोगे तो भी सब बातें याद आएगी, और खास करके जो मेरी ये चित्रकला वो तो आपको बिल्कुल याद आएगी। सर्जिकल मैनेजमेंट देखो, सर्जिकल ट्रीटमेंट में बी यूज्ड टू ट्रीट हाइड्रोसिपेलस। फर्स्ट होगा संट। मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर द हाइड्रोसिपेलस इज द सर्जिकल इंसर्शन ऑफ ए ड्रेनेज सिस्टम कॉल्ड संट। मोस्ट कॉमन जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, संट। संट क्या होता है जरा समझ ले। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ वाल्व दैट कीप फ्लूइड फ्रॉम द ब्रेन फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन और प्रॉपर रेट। इसमें क्या होता है, एक हम संट डाल देते हैं, अगर जिसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है, जैसे मैंने अभी कहा आपको थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे आपको एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब डाल देनी है जिसमें वाल्व लगा हुआ होता है,
और जिस डायरेक्शन में आप जहाँ पे मोड़ना चाहते हो वहाँ पे आप मोड़ सकते हो। अगर उन दोनों के बीच में आप ऑब्स्ट्रक्शन हटा करके सन डाल सकते हो। या फिर क्या होता है, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं कहीं और पे होगी तो क्या करना, देखो वन एंड ऑफ द ट्यूबिंग इज यूजुअली प्लेस्ड इन वन ब्रेन। एक मैंने अभी आपको बोला ना राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो आपको एक में जैसे राइट साइड में डाली आपने एक ट्यूब को। अब सपोज, ठीक है पहले पढ़ लेते हैं लाइन पूरी। प्लेस्ड इन द वन ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल द ट्यूबिंग इज देन टनल्ड अंडर द स्किन्स ऑफ अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द एक्सेसिव सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैन बी मोर इजीली। देखो मेरी बात समझो, मोर इजीली एब्जॉर्ब, मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा थर्ड वेंट्रिकल से लेकर के फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में प्रॉब्लम है। तो एक तो होता है कि वहाँ से आपको ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उन दोनों के बीच में अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे क्या होता है ना, अब ऐसा नहीं है हाँ उसको अंदर एक लड़की डाल दी और काम खत्म हो गया। उसके पास में काफ़ी ऑर्गन होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम, बेसल गैंग्लिया, ये सब ऑर्गन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या करते हैं, एक ऐसी लंबी रोड डालते हैं जो फ्लेक्सिबल हो, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाए, और उसको सीधा का सीधा हम किसके साथ कनेक्ट करें, दो वाल लगा दें। एक तो आगे सीधा अंदर चला दें, मतलब कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है थर्ड और फोर्थ का उन दोनों के बीच में डाल दें, और उसका सेकंड वाल कनेक्ट करें सीधा जुगुलर वेन के पास में, क्योंकि जुगुलर वेन के पास कैपेसिटी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अगर ज़्यादा बना तो एब्जॉर्ब कर लेगी, और नॉर्मली तो वहाँ पे ज़रूरी है ही है थोड़ा बहुत तो, ठीक है। कितना होता है नॉर्मल आईसीपी इंटरकरेंट प्रेशर कितना होता है, 5 से 15 mmHg होता है, ठीक है। तो उतना तो ज़रूरी है ही है, उसके ज़्यादा होगा वो जुगुलर वेन एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी हम ऐसा ट्यूब डालेंगे साहब दोनों ब्रेन के एक साइड में, मतलब जैसे थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को तो उस ट्यूब से मेट दिया, पर क्या होगा उसको थोड़ी सी लंबी बढ़ा देंगे और उसको सीधा सीधा जुगुलर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और थर्ड फोर्थ के बीच में एक वाल डाल देंगे, ठीक है। जो नॉर्मल फ्लो वो नॉर्मल चलता रहे, और जैसे एबनॉर्मल होगा वो जुगुलर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट देखो, एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी, मतलब क्या होता है कि आप एंडोस्कोप डालना आपको, मतलब कि आपको समझ लो सिंपली, इन दिस सर्जन यूज ए वीडियो कैमरा टू डायरेक्ट विजन इनसाइड द ब्रेन। इसमें सर्जन एक क्या करता है कि वीडियो कैमरा का यूज़ करता है और सीधा सीधा उसको ब्रेन के इनसाइड करता है, मतलब अंदर डालता है। द सर्जन मेक्स ए होल इन द बॉटम ऑफ वन ऑफ द वेंट्रिकल, और उनमें से एक वेंट्रिकल के बॉटम में होल करता है, चाहे थर्ड के करो चाहे फोर्थ के करो, एक वेंट्रिकल के बॉटम में, मतलब नीचे पेंदे पे क्या करता है, होल करता है बिटवीन द वेंट्रिकल्स टू इनेबल CSF फ्लूइड टू फ्लो आउट ऑफ ब्रेन। ताकि मैंने अभी आपको बोला थर्ड से फोर्थ में सीधा कनेक्शन बता रखा मैंने, तो उस कनेक्शन के बीच में क्या कर देता है, होल कर देता है, ताकि सीधा सीधा थर्ड से फोर्थ में चला जाए। अब समझ में आया मैंने आपको क्यों बताया वो सब चीज़ें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो पहला है क्या है, पहला बिफोर सर्जरी आपको क्या करना है, मेजर द हेड सर्कम्फ्रेंस, आपको हेड का सर्कम्फ्रेंस मैच करना, ठीक है। कितना सर्कम्फ्रेंस है हेड का, क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको बताया हेड का सर्कम्फ्रेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एंड रिपोर्ट इंक्रीज ऑफ 0.5 सेंटीमीटर टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर 0.5 सेंटीमीटर भी अगर बढ़ा है तो भी आपको रिपोर्ट करना है कि भाई हाँ क्यों बढ़ा है ऐसा, ठीक है, उसको लिखना है। मॉनिटर वाइटल साइन, मॉनिटर ICP, मेंटेन स्ट्रिक्ट इंटेक्ट आउटपुट चार्ज, प्रोवाइड स्मॉल फीडिंग टू रिस्क ऑफ वॉमिटिंग, प्रॉपर फीडिंग ड्यूरिंग द फीडिंग, सपोर्ट चाइल्ड हेल्थ ड्यूरिंग फीडिंग। सब समझ में आ गया। वाइटल मॉनिटर करना है, ICP मॉनिटर करनी है, इंटेक्ट आउटपुट मॉनिटर करना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में देना है, वरना क्या कर देगा, उल्टी कर देगा। ब्रीफिंग मतलब आपको डकार दिलाते रहना है, ठीक है। आफ्टर सर्जरी क्या करनी है आपको, पोजिशंस द पेशेंट फ्लेट ऑन द नॉन ऑपरेटिव साइड टू प्रिवेंट द CSF फ्रॉम द रेपिडली ड्रेनिंग। आपको उसको सही फ्लेट ढंग में, सही ढंग से आपको उसको पोजीशन देनी है, ताकि जो मैंने आपको वेंट्रिकल बताया उसमें से सही CSF फ्लो करता रहे। SS LOC लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक करना, उसके उल्टी तो नहीं हो रही, उसको वॉमिटिंग वगैरह नहीं, वो चेक करना है। उसका सीवियर हेडेक है वो देखना है, फीवर लिथार्जी वगैरह ये सब आपको देखना, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। पर हाँ एक और लास्ट चीज़ ये ध्यान रखनी, चाइल्ड शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट, मतलब बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने चाहिए, ये बात है मेन। बाकी आपकी ये हो गई आफ्टर सर्जरी, यहाँ से आप देख लेना। और ये आपका हो गया हाइड्रोसिपेलस कंप्लीट। नेक्स्ट बात हम करेंगे रूमेटिक डिजीज़ की, और उसके बाद हम बात करेंगे IMNSCI, और मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हुए PDF को फुली रूप से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। हाँ शेयर करना ना बोले भाई।